तो आज मैं आप लोगों के लिए जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ उसका नाम है द हिल्स हैव आइज। और ये पूरी तरह से एक स्लैशर मूवी है। तो अगर आपको रॉन्ग टर्न जैसी मूवीज़ पसंद है तो ये मूवी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 1945 और 1962 के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ एटमॉस्फेरिक टेस्ट कंडक्ट किए थे, लेकिन आज भी गवर्नमेंट डिनाई करती है कि उसकी वजह से कोई जेनेटिक इफेक्ट हुए हो। फिर यहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं दो साइंटिस्ट जो कि यहाँ पर उस जमीन का रेडियो एक्टिव मटीरियल इकट्ठा कर रहे थे। तभी उनके सामने आ जाता है एक आदमी। वो आदमी बहुत बुरी तरह से जख्मी था और इन लोगों से हेल्प मांगता है, लेकिन तभी उन साइंटिस्ट के पीछे से आ जाता है एक बहुत बड़ा सा म्यूटेंट और उन लोगों को मार देता है। फिर वो उन्हें उन्हीं की कार के पीछे बांधता है और घसीटता हुआ लेकर चला जाता है। इस सब के बाद हम देखते हैं इस मूवी का इंट्रो, जहाँ पर हमें उस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद के नतीजे दिखाए जाते हैं, जिसमें उस टेस्ट के बाद पैदा होने वाले बच्चों की बॉडीज डिफॉर्म हो गई और वो एक म्यूटेंट पैदा हुआ है। इस सब के बाद हम देखते उसी डेजर्ट के अंदर एक गैस स्टेशन को, जहाँ पर उसका मालिक जैब सो रहा था। यहाँ पर जैब के दरवाजे पर कोई आया था और जैब ये देखकर डर जाता है। वो अपनी शॉटगन लेता है और बाहर उसे ढूंढने जाता है। वो यहाँ पर किसी रूबी का नाम ले रहा था। फिर वो उसे ढूंढता हुआ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट एरिया में पहुंच जाता है, लेकिन कुछ ही देर में अपने गैस स्टेशन पर लौटने पर वो एक बैग देखता है जो कि किसी ने उसके दरवाजे पर रख दिया था। अब यहाँ पर जैब जोरों से चीखता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारे लिए ये नहीं करने वाला। फिर जैब उस बैग को वहीं पर छोड़कर चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो उस बैग को अंदर ले लेता है। उस बैग के अंदर बहुत सारा कीमती सामान था और उसके अंदर एक कटा हुआ कान भी था, और वो कान एक लड़की का था जिसका फोटो हम उसके हाथ में देख सकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैब उन्हीं म्यूटेंट्स के लिए काम करता है और बदले में वो म्यूटेंट्स इसे पैसा ला कर देते हैं, जो कि उन्हीं सब लोगों का होता है जिन्हें वो सब मार देते हैं। और इस केस में मारा था उन्होंने एक कपल को। जैब वो फोटो देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके गैस स्टेशन के बाहर आकर रुकती है एक गाड़ी। वो थी एक फैमिली जो कि जा रही थी क्लीवलैंड से सैन डिएगो। उस फैमिली का हेड था बॉब, उसकी वाइफ एथल, उनके बच्चे बॉब, ब्रेंडा और लिन का हस्बैंड डग और उनकी छोटी बच्ची कैथरीन। इसी के साथ उनके साथ थे दो जर्मन शेपर्ड्स जिनका नाम था ब्यूटी और बीस्ट। वो सब अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवा लेते हैं, लेकिन तभी जैब उन्हें एक रास्ता बताता है जो कि शॉर्टकट था। वो रास्ता मैप पर नहीं था, लेकिन टाइम बचाने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद था। अब बॉब यहाँ पर उसकी बात मान लेता है और वो सीधा निकल जाते हैं उस शॉर्टकट के लिए। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कैसे जैब म्यूटेंट्स के साथ मिलकर लोगों को उनका शिकार बनाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि म्यूटेंट्स ने रास्ते में स्पाइक्स लगा रखे ताकि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। उनकी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है, जिस वजह से गाड़ी जाकर लगती है सीधा एक पत्थर की तरफ। बॉब यहाँ पर इस सबको गर्मी का दोष देता है और तभी उनकी गाड़ी में से ब्यूटी और बीस्ट बाहर भाग जाते हैं। अब इन लोगों को यहाँ पर दूर दूर तक एक भी घर नहीं दिख रहा था और ना ही उन्होंने इस रोड पर किसी गाड़ी को देखा था। अब बॉबी यहाँ पर अपने कुत्तों को पकड़कर ला रहा था, लेकिन तभी रास्ते में हम देखते कि कोई उसे छुपकर देख रहा था। यहाँ पर इन लोगों को कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, इसीलिए बॉब फैसला करता है कि वो गैस स्टेशन पर जाएगा और डग उसी के साथ दूसरे रास्ते पर निकल जाएगा। अब बॉब यहाँ पर अपने पास एक गन रख लेता है और दूसरी गन दे देता है वो बॉबी को, और ये सभी लोग अपने अपने रास्ते के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद ब्रेंडा अपने ट्रेलर को खोल देती है, जिस वजह से ब्यूटी वहां से निकलकर बहुत दूर भाग जाती है। अब बॉबी वहां से निकलकर उसका पीछा करने लगता है और कुछ ही दूर जाने पर उसे खून के निशान दिखते हैं। बॉबी उन खून के निशान का पीछा करने लगता है। वो खून के निशान ब्यूटी के थे, किसी ने उसे बीच में से चीर दिया था। और अपने डॉग की हालत देखकर बॉबी यहाँ पर डर जाता है और जोरों से अपने ट्रेलर की तरफ भागने लगता है, लेकिन रास्ते में एक खाई में गिर जाता है। खाई से नीचे गिर जाने की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और तभी उसके पास एक डिफॉर्म म्यूटेंट आती है और इस डिफॉर्म म्यूटेंट का नाम था रूबी। रूबी आकर बॉबी के पास बैठ जाती है क्योंकि वो उसे अपने भाई से बचाना चाह रही थी, जो कि ऊपर बैठकर ब्यूटी की बॉडी को खा रहा था। डक को वहाँ से निकले बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और वो जाकर पहुँचता है क्रेटर के पास जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई थी। यहाँ पर बॉब को भी गैस स्टेशन पहुँचने में रात हो चुकी थी। वो यहाँ पर अब जेड को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो उसे यहाँ पर नहीं मिलता, इसीलिए अब वो उसके घर में घुस जाता है और वहाँ पर जाकर उसका सामान देखने लगता है, जहाँ पर उसे उस लड़की का कटा हुआ कान मिलता है और बाकी का भी कीमती सामान मिलता है। फिर वो वहाँ पर लगे हुए न्यूज़पेपर आर्टिकल को पढ़ने लगता है और देखकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर असलियत में चल क्या रहा है। अब वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे वॉशरूम से कुछ आवाज़ आती है और फिर वो अपनी गन निकाल कर वहाँ चेक करने जाता है। तब उसे वहाँ पर जेड दिखता है,
जेड यहाँ पर उन सभी लोगों की मौत का अफसोस मना रहा था और वो सुसाइड करने वाला था। वो यहाँ पर बॉब को सब कुछ बताता है और अपने आप को शॉटगन से उड़ा लेता है। इसके बाद बॉब अपनी गाड़ी में बैठता है, लेकिन गाड़ी में पहले से कोई था। वो बॉब को मारकर उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर बॉबी को होश आ चुका था और वो अपने ट्रेलर की तरफ भागने लगता है। एथल भी यहाँ पर उसी को ढूंढ रही थी और जब वो उसे मिल जाता है तो वो उसे अपने ट्रेलर में लेकर चली जाती है। वो बॉबी की चोट साफ करने लग जाती है और उससे पूछती है कि ये चोट उसे कैसे लगी। बॉबी यहाँ पर ब्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और तभी वहाँ पर डक आ जाता है। डक बताता है कि उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिला और उन्हें हेल्प लाने के लिए कल सुबह जाना चाहिए। यहाँ पर बॉबी जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है और वो उसे बताता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो बताता है कि बॉब भी अभी तक वापस नहीं आया है और उसे गए हुए बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। डक यहाँ बताता है कि अगर वो रात को 12 बजे तक नहीं आया तो वो उसे ढूंढने जाएंगे और ये कहकर वो अपनी गाड़ी में चला जाता है सोने को। अब वो सभी लोग यहाँ पर सो चुके थे, लेकिन बॉबी अभी तक जाग रहा था। वो अपनी टॉर्च और गन लेकर बीस्ट को ढूंढने जाता है, लेकिन इसी सब के बीच एक प्लूटो नाम का म्यूटेंट उनके ट्रक में घुस जाता है और वो सीधा जाकर ब्रेंडा को पकड़ लेता है। बॉबी को बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सीधा वो जाता है डक के पास और उसे ब्यूटी के बारे में सब कुछ बता देता है। उन्हें कुछ ही दूरी पर एक चीख सुनाई देती है जो कि थी बॉब की। वो बाहर निकल कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ ही दूरी पर उन म्यूटेंट्स ने बॉब को एक क्रॉस से बांधकर उसे जला दिया है। वो तीनों लोग यहाँ पर बॉब को बचाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी एक दूसरा म्यूटेंट जिसका नाम लिजार्ड है वो उनके ट्रेलर में घुस जाता है। वो लोग अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं यहाँ पर बॉब को बचाने की, लेकिन बॉब जलकर मर जाता है। यहाँ पर उस म्यूटेंट ने अभी भी ब्रेंडा को पकड़ रखा था। अब यहाँ पर ब्रेंडा की चीख निकल जाती है, जिस वजह से लिली भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो वहाँ पहुँचकर देखती है कि उस म्यूटेंट के हाथ में उसकी बच्ची है। अब वो लिली की बेटी क्रिस्टीन को गन पॉइंट पर रखता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और वो सरफेरा म्यूटेंट उसकी बेटी को कुछ ना करते, इसलिए लिली भी चुप रहती है। और तभी वहाँ पर एथल आ जाती है जो कि ये सब कुछ देखकर उस म्यूटेंट पर हमला कर देती है, लेकिन वो म्यूटेंट उसे देख लेता है और उसे शूट कर देता है। और गोली की आवाज़ सुनकर बॉबी और डक भी ट्रेलर की तरफ भागने लगते हैं। वो म्यूटेंट अब ब्रेंडा को भी मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी लिली उसके पैर में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है, जिस वजह से वो पहले लिली को मारते और वहाँ से निकल जाते हैं। वो यहाँ से ब्रेंडा को उठाकर ले जाने वाले थे, लेकिन बॉबी और डक उनके बहुत पास आ चुके थे, इसलिए उन्हें भागना पड़ता है। बॉबी और डक जैसे ट्रेलर के अंदर पहुंचते हैं उन्हें वहाँ पर डेड बॉडीज दिखती है और तभी डक को अपनी बेटी का ख्याल आता है जो कि वहाँ पर नहीं थी। कुछ ही दूरी पर एक म्यूटेंट बाइनोक्यूलर्स की मदद से उन पर नजरें जमाए हुआ था और तभी उसके पीछे आ जाता है बीस्ट और बीस्ट उसका काम तमाम कर देता है। डक के सामने एथल अपना दम तोड़ देती है। फिर बॉबी उन म्यूटेंट्स को मारने के लिए अकेला वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी डक उसे रोक लेता है। फिर इन्हें ट्रेलर के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है तो डक वहाँ पर चेक करने जाता है और तभी उसे बीस्ट दिखाई देता है जो कि उस म्यूटेंट का हाथ लेकर आया था। उस म्यूटेंट के हाथ में एक वॉकी टॉकी भी था जिससे उसे उन म्यूटेंट्स की लोकेशन मालूम चल जाती है। अब अगले दिन डक अपनी बेटी क्रिस्टीन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो अपने साथ बीस्ट को भी लेकर आया था जो कि सूंघकर बता देता है कि वो म्यूटेंट्स कहाँ पर गए हैं। अब बीस्ट उसे लेकर एक पुरानी माइन के पास पहुंचता है। फिर वो लोग उस माइन को पार करके दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। अब डक एक पहाड़ पर था और उसे कुछ ही दूरी पर एक विलेज दिखाई दे रहा था। यहाँ पर बॉबी और ब्रेंडा भी अपने ट्रेलर के पास एक ट्रैप सेट करने लग जाते हैं। अब डक उस विलेज में पहुंच चुका था और कुछ ही देर में उसे अपनी बेटी दिखाई दे जाती है एक घर के अंदर और वो जैसे ही उस घर के अंदर घुसने वाला था उसे एक म्यूटेंट दिख जाता है जिसका नाम था ब्रेनियक। अब बॉब ब्रेनियक से बचते हुए उस घर के अंदर घुस जाता है और तभी उसे दिखाई देता है एक और म्यूटेंट जिसका नाम था बिग मामा। बिग मामा यहाँ पर टीवी देख रहा था। बॉब यहाँ पर बहुत संभलते हुए अपनी बेटी को उठा लेता है और वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उस पर बिग मामा अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही डक होश में आता है तो वो उठता है एक लाशों से भरे हुए बॉक्स के अंदर। वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगता है और कुछ कोशिशों के बाद उसे तोड़ने में कामयाब हो जाता है। वो उस घर का जायजा लेने लगता है और तभी उसकी मुलाकात होती है यहाँ पे बिग ब्रेन से। बिग ब्रेन यहाँ पर एक ऐसा म्यूटेंट था जो कि चल नहीं सकता था। वो डक को बताता है कि कैसे सब लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया और गवर्नमेंट ने उनके विलेज में रेडियो एक्टिव टेस्ट करे, लेकिन डक उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। फिर डक वहाँ से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी ब्रेनियक उस पर हमला कर देता है। अब ब्रेनियक यहाँ पर डक को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन डक उसके पैर में कुल्हाड़ी घुसा देता है और उसे मार देता है। अब बिग ब्रेन यहाँ पर डक की बेटी को मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन तभी वहाँ पर पहुंच जाता है बीस्ट। अब बीस्ट यहाँ पर बिग ब्रेन का भी काम तमाम कर देता है। डक यहाँ पर अपनी बेटी को पूरे गांव में ढूंढ रहा था और उसे पूरे विलेज के अंदर म्यूटेंट्स दिखते हैं और इनमें से कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन किसी भी घर में डक को अपनी बेटी नहीं मिलती। यहाँ पर लेजर्ड उसकी बेटी को मारने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि क्रिस्टीन की जगह वहाँ पर किसी ने एक पिग को रख दिया है। और यहाँ हम रूबी को देखते हैं जो कि क्रिस्टीन को लेकर
लेकर भाग चुकी है। और यहाँ दूसरी तरफ ट्रेलर के पास बॉबी को एक म्यूटेंट दिखाई देता है। बॉबी उस पर गोली चलाने लगता है लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती। अब वो म्यूटेंट उनके ट्रेलर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है लेकिन उनके लगाए गए ट्रैप की वजह से वो भी मारा जाता है। दूसरी तरफ रूबी क्रिस्टीन को सही सलामत डक के पास पहुंचा देती है लेकिन तभी उन पर लिजर्ड हमला कर देता है। डक यहाँ पर लिजर्ड को गोली मार देता है और लिजर्ड भी यहाँ पर डक को गोली मारने ही वाला था लेकिन तभी रूबी उसे बचा लेती है और वो लिजर्ड को धक्का मारकर खाई में गिर जाती है। इसके बाद डक अपनी बेटी और बीस्ट के साथ ट्रेलर की तरफ पहुंच जाता है और बॉबी और ब्रेंडा इन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन अब हमें पता चलता है कि कोई इन पर नजरें गड़ा हुआ है बाइनोकुलर से और इसका साफ साफ यही मतलब है कि अभी तक बहुत सारे म्यूटेंट्स बाकी है जिन्हें हम देखेंगे हिल्स हैव आइज 2 के अंदर। तो वीडियो की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर बच्चे को जन्म दे रही थी और उसकी हालत देखकर यहाँ पर साफ पता चल रहा था कि वो म्यूटेंट्स ने इसे कैद करके रखा हुआ है क्योंकि वो सारे के सारे म्यूटेंट्स अपनी आबादी बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब वो औरत सक्सेसफुली उस बच्चे को जन्म दे देती है लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और ये चीज उन सारे म्यूटेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती जिस वजह से वो उस औरत को मार देते हैं। इस सब के बाद हमें एक मैसेज दिखाया जाता है जिसमें कि साफ साफ बताया गया था कि 2 साल पहले एक फैमिली ने इस जगह को क्रॉस करने की कोशिश करी थी और वो फैमिली गलती से रॉन्ग टर्न लेकर पहुंच गई थी एक मिलिट्री की जगह पर जिसे सेक्टर 16 कहा जाता है और अगली सुबह तक आधी से ज्यादा फैमिली खत्म हो चुकी थी। और इस सब के बाद आर्मी ने उस एरिया के अंदर सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन कंडक्ट किए और यहाँ पर हम ये जान चुके हैं कि पिछले पार्ट के बाद यहाँ पर 2 साल बीत चुके हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ साइंटिस्ट उसी लोकेशन पर काम कर रहे थे और एक कर्नल और उनके लोग भी उनकी सिक्योरिटी में लगाए गए थे और डॉक्टर फॉस्टर यहाँ पर पहाड़ के ऊपर था। वो अपनी टीम से यहाँ पर कम्युनिकेट करने लग जाता है लेकिन उससे बदले में कोई जवाब नहीं मिलता। इस सब के बाद वो डॉक्टर हैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर हैन के किसी ने 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब सारे के सारे लोगों से कोई जवाब न मिलने पर डॉक्टर फोस्टर वहां से जाने लगता है लेकिन तभी उसकी नजर जाती है वहां पर मौजूद एक म्यूटेंट के पास जो कि एक सांप खा रहा था। अब वो म्यूटेंट यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टर को जल्द से जल्द भाग जाने को कहता है और डॉक्टर बिल्कुल ऐसा ही करने वाला था लेकिन इतनी ही देर में उसका साथी वहाँ पर आ जाता है और उसका गला काट देता है जिस वजह से यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टर की जोर से चीख निकल जाती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे कर्नल ने भी सुन लिया था। कर्नल को सोच समझ पाता है इससे पहले उसे एक म्यूटेंट नीचे फेंक देता है वो भी पहाड़ से और यहाँ पर उस जगह पर मौजूद सारे के सारे लोग खत्म हो चुके थे। इस सब के बाद हमें सोल्जर से भरा हुआ एक ट्रक दिखाया जाता है और उस ट्रक के अंदर काफी सारे सोल्जर्स मौजूद थे जो कि अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने बेस जा रहे थे लेकिन रास्ते में इन लोगों का मिशन ये था कि उन्हें सेक्टर 16 जाना था ताकि वो वहाँ पर सप्लाईज पहुँचा सके। इस सब के बाद कुछ ही देर के अंदर ये सेक्टर 16 पहुँच चुके थे लेकिन इन लोगों को वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। इन लोगों को अपने रेडियो पर भी कुछ आवाज आने लगती है लेकिन उस सब का सिग्नल काफी ज्यादा कम था। अब ये सभी लोग यहाँ पर खड़े होकर सोचने लग जाते कि इन्हें क्या करना चाहिए और तभी पहाड़ से इन्हें एक सिग्नल दिखाई देता है और यहाँ पर उनकी टीम के सार्जेंट को लगने लगता है कि कोई मदद मांग रहा है इसीलिए वो सबको सर्च एंड रेस्क्यू का मिशन दे देता है। अब सार्जेंट अपने सारे के सारे सोल्जर्स को लेकर ऊपर बढ़ने लगता है लेकिन वो अपने 2 सोल्जर्स को नीचे ही रखता है और इन दोनों सोल्जर्स के नाम थे नेपोलियन और एम्बर। वो इन दोनों को नीचे इसलिए छोड़कर गया था इनकेस वहाँ पर कोई आ जाए। अब ये सभी लोग पहाड़ पर ऊपर बढ़ने लग जाते हैं और तभी इनका साथी जिसका नाम मिकी वो एक खड्डे में गिर जाता है। मिकी का एंकल यहाँ पर ट्विस्ट हो चुका था जिस वजह से उसे चलने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उसकी ये हालत देखते हुए सार्जेंट उसे नीचे जाने का ऑर्डर दे देता है और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। नीचे की तरफ नेपोलियन यहाँ पर टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए जाता है लेकिन तभी उसे टॉयलेट के अंदर से आता हुआ एक हाथ दिखता है और इस हाथ को आता देख वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और नंगा ही बाहर आ जाता है। उसे ऐसा करते देख एम्बर भी उसकी मदद करने आती है और तब इन लोगों को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर विल्सन है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो उसे बाहर निकालते हैं और इन लोगों को पता चलता है कि उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा कट्स है। उन सारे के सारे म्यूटेंट्स ने इसे मरने की हालत में छोड़ दिया और वो भी टॉयलेट सीट के अंदर फंसा कर, ताकि इन्फेक्शन इसे धीरे धीरे मार दे और स्लो डेथ काफी ज्यादा भयानक होती है। और वो इन दोनों को सिर्फ इतना बता पाता है कि वो सभी लोग यहाँ पर है और इतना कहते ही उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है। अब ये दोनों लोग यहाँ पर कुछ समझ भी नहीं पाए थे और इन्हें लगने लगता है कि इनके ट्रक से कोई छेड़छाड़ कर रहा है और जैसे
जैसे ये दोनों उसे चेक करने जाते हैं इन्हें पता चलता है कि उसे किसी ने आग लगा दी है और इस चीज से डर कर ये लोग अपनी राइफल्स उठाने आते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी राइफल्स भी गायब हो चुकी है। अब एम्बर यहाँ पर डिसाइड करती है कि उसे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नेपोलियन उसके साथ आने को बिल्कुल राजी नहीं था और वो यहाँ पर नीचे रुकना ही बेहतर समझता है। एम्बर कुछ ही दूरी तक पहुंची थी, लेकिन तभी उसके ऊपर एक म्यूटेंट हमला कर देता है। अब एम्बर यहाँ पर काफी जोरों से चीखने लगती है और उसकी चीख नेपोलियन भी नीचे की तरफ सुन लेता है। नेपोलियन अब उसकी तरफ भागने लगता है। एम्बर यहाँ पर अच्छे से फाइट बैक कर रही थी, इसीलिए वो म्यूटेंट उसे मारने की कोशिश करने लगता है और तभी उस म्यूटेंट के लेफ्ट वाले शोल्डर पर आकर लगती है एक गोली और वो म्यूटेंट यहाँ पर जख्मी हो चुका था। इस सब के बाद वो यहाँ से भाग जाता है एक होल के सहारे। इस सब के बाद हमें पता चलता है कि वो गोली चलाई थी मिकी ने, जो कि ऊपर से नीचे आ रहा था। अब एम्बर मिकी को ऐसा करते देख उसकी तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी वो म्यूटेंट वहाँ पर आ जाता है और मिकी का पैर पकड़ लेता है। वो अब उसे उस होल के अंदर खींचने लगता है और ये देख वो दोनों उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और इन दोनों को यहाँ पर म्यूटेंट्स के सामने कोई जोर नहीं चलता। वो उसे कर उसी होल के अंदर लेकर चले जाते हैं और ये दोनों अपने ही दोस्त को अपने सामने मरते हुए देखने लग जाते हैं। ऊपर वाली टीम को यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टर की बॉडी मिल चुकी थी और यहाँ पर मामला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। इन लोगों का सीनियर यहाँ पर शूटिंग करने का ऑर्डर दे देता है और तभी वहाँ पर एक म्यूटेंट आ जाता है जो कि स्पिटर के सर पर वार कर देता है। ये सभी लोग यहाँ पर अब अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं और तभी सार्जेंट गलती से स्पिटर के सामने आ जाता है और स्पिटर यहाँ पर अपने ही सार्जेंट को उड़ा देता है। अब ये सभी लोग यहाँ पर सार्जेंट को बचाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सार्जेंट यहाँ पर दम तोड़ चुका था। अब नेपोलियन और एम्बर भी उस जगह तक पहुंच चुके थे। ये दोनों यहाँ पर आकर मिकी के बारे में भी बता देते हैं और ये लोग समझ चुके थे कि काफी बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुके हैं और इन सभी लोगों के साथ यहाँ पर कोई सीनियर भी नहीं है, जिस वजह से इन्हें फैसला लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अब ये सभी लोग अपने सार्जेंट की बॉडी को भी साथ में लेकर जाना चाहते थे, लेकिन नीचे जाने के लिए इन्हें किसी को उसकी बॉडी के साथ बांधना था और स्पिटर ऐसा करने के लिए मान जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी की गलती की वजह से सार्जेंट मरा था। बाकी के लोग रस्सी के सहारे इन सभी लोगों को नीचे उतारने लगते हैं, लेकिन तभी रस्सी कट जाती है और यहाँ पर डेड बॉडी के साथ स्पिटर की भी मौत हो चुकी थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा ऊपर से नीचे गिरा था। रस्सी ऊपर खींचने पर इन लोगों को पता चलता है कि वो रस्सी किसी ने काट दी है, वो भी बीच रास्ते में। ये लोग यहाँ पर समझ चुके थे कि कोई ने एक एक कर जान से मार रहा है और ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा संभलते हुए नीचे उतरने लगते हैं और नीचे उतरते इन्हें यहाँ पर दिखती है कर्नल की बॉडी। कर्नल यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी था और ये सभी लोग उससे बात करने लगते हैं। वो इससे पूछते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है। कर्नल इन सभी को बताता है कि सिर्फ माइंस के सहारे यहाँ से बाहर निकला जा सकता है और वो इन लोगों को ये भी बताता है कि वो सारे के सारे मेल्स को मार देंगे और जितनी भी फीमेल्स है उन्हें ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये लोग उससे पूछते हैं कि इन लोगों से बचा कैसे जाए और कर्नल कहता है कि सिंपल, तुम्हें मर जाना है और इतना कहकर वो अपने सर में गोली मार लेता है। अब हम देखते हैं कि एम्बर और मिसी यहाँ पर बैठे हुए थे और तभी एक म्यूटेंट आकर उन पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन ये सब कुछ इन्हीं लोगों का बिछा हुआ प्लान था। जैसे ही वो म्यूटेंट बाहर आता है ये सभी लोग उसे गोलियों से भून देते हैं। अब मिसी यहाँ पर टॉयलेट करने के लिए थोड़ी साइड में चली जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक म्यूटेंट आ जाता है जो कि उसे पकड़ लेता है और इस म्यूटेंट का नाम यहाँ पर था कमेलियन। बाकी के सभी लोग यहाँ पर मिसी की आवाज सुन लेते हैं और सभी लोग उसकी चीख का पीछा करते करते एक गुफा के कोने तक पहुंच जाते हैं। अब वो सभी लोग यहाँ पर माइन के अंदर जाने का फैसला करने लगते हैं, लेकिन स्टब उनके साथ नहीं आना चाहता था। अब स्टब यहाँ पर अकेला ही बाहर की तरफ घूमने लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर बाहर तक नहीं टिक पाता। उसका पैर अब एक गुफा के पास पड़ जाता है और तभी एक म्यूटेंट आकर उसका खेल खत्म कर देता है। बाकी के लोग उस माइन के अंदर काफी ज्यादा अंदर तक पहुंच जाते हैं और बाहर निकलने का इनके पास कोई रास्ता नहीं था और अचानक से एम्बर और नेपोलियन काफी ज्यादा नीचे वाले गड्ढे में गिर जाते हैं और डेलमार और क्रैंक उन तक पहुंचने का एक रास्ता ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ पर एक कमेलियन नाम का म्यूटेंट मिसी का रेप करने लगता है, लेकिन मिसी उससे बचकर बाहर भागने लगती है और तभी यहाँ पर इन सभी म्यूटेंट्स का डैड आ जाता है जिसका नाम हेड्स था। वो यहाँ पर कमेलियन को बाहर भगा देता है और खुद जाकर मिसी का रेप करने लगता है। अब कमेलियन वहाँ से निकलकर एम्बर के पास पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन नेपोलियन समय रहते उसका हेड क्रश कर देता है। अब ये दोनों समय रहते हैं वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तभी इन दोनों के सामने एक म्यूटेंट आ जाता है जिसका नाम था क्रैबर और ये म्यूटेंट यहाँ पर अंधा था। उस म्यूटेंट के पास अपनी यहाँ पर एक गन भी थी और उससे बचने के चक्कर में ये दोनों फिर से जाकर एक खड्डे में गिर जाते हैं और उस नई जगह
पर इन्हें एक म्यूटेंट नजर आता है जो कि इनकी हेल्प करने लगता है और ये वही म्यूटेंट था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि डॉक्टर विलियम की मदद कर रहा था। और इस सब के बाद वहाँ पर बाकी के 2 सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं और इनकी भिड़ंत यहाँ पर हो जाती है उस अंधे म्यूटेंट से और ये दोनों वहाँ पर मौजूद सारे के सारे म्यूटेंट्स को मारकर वहाँ से निकलने लगते हैं। वो अच्छा म्यूटेंट इन चारों की यहाँ से बाहर निकलने में अब मदद करने लगता है और बाहर निकलने के रास्ते पर इन लोगों को काफी कुछ नजर आता है। इन सभी लोगों के साथियों की बॉडी पार्ट्स वहाँ पर पड़े हुए थे। अब डेलमार को संदेह म्यूटेंट ने कुछ गोलियां मार दी थी जिस वजह से वो यहाँ पर अपना दम तोड़ने लगता है। अब ये सभी लोग उसे उठाकर भी अपने साथ ले जाने लगते हैं और ये सभी लोग यहाँ पर बाहर निकलने के दरवाजे तक पहुँच चुके थे, लेकिन एम्बर यहाँ पर मिसी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। एम्बर और नेपोलियन यहाँ पर अब मिसी को ढूंढने निकल जाते हैं और क्रैंक यहाँ पर बाहर निकलने की तैयारी करने लगता है, लेकिन उस जगह पर उसे काफी ज्यादा डायनामाइट नजर आता है तो वो यहाँ पर अपना दिमाग चलाने लगता है। दरअसल में वो डायनामाइट एक ट्रैप था जो कि सेट किया था उन्हीं सभी म्यूटेंट्स ने और ये यहाँ पर उस चाल के अंदर फंस जाता है और तभी वहाँ पर होता है एक बड़ा सा ब्लास्ट और यहाँ पर वो भी मारा जाता है। दूसरी तरफ बाकी के लोग मिलकर मिसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी उन पर एक और म्यूटेंट हमला कर देता है, लेकिन तभी एम्बर और नेपोलियन मिलकर यहाँ पर उस म्यूटेंट को भी मार देते हैं और कुछ ही दूरी पर बढ़ने पर उन्हें मिसी मिल जाती है। वो सभी लोग यहाँ पर मिसी को उठाकर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी इन लोगों के पास उन म्यूटेंट्स का लीडर आ जाता है जिसका नाम था हेड्स और वो इन लोगों पर हमला कर देता है। अब एम्बर के पास यहाँ पर एक ही गोली बची थी जो कि उसने सुसाइड करने के लिए रखी थी। वो अपनी गन में उस गोली को डाल लेती है और हेड्स की तरफ शूट कर देती है। अब हेड्स उस गोली को खाकर मरा नहीं था, लेकिन उस गोली ने उसके सिर पर कुछ जख्म किया था जिस वजह से हेड्स यहाँ पर थोड़ी बहुत बेहोशी की हालत में आ जाता है और तभी नेपोलियन उसके शरीर के आर पार एक सरिया घुसा देता है, लेकिन वो उससे भी नहीं मरता और मिसी तभी उसके सर पर हथौड़े से वार करने लगती है, लेकिन वो उससे भी नहीं मरता और आखिर में नेपोलियन उसके गले में अपनी बंदूक उतार देता है जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस सब के बाद वो तीनों वहाँ से फाइनली बाहर आ जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि कोई उन्हें सर्विलेंस के थ्रू देख रहा था और फिर हमें बताया जाता है कि उन सोल्जर्स के गायब होने के बारे में उनकी फैमिलीज को कभी नहीं बताया गया। उन लोगों को सिर्फ इतना पता था कि वो बिना लीव के एब्सेंट है और गवर्नमेंट आज भी नहीं मानती कि सेक्टर 16 जैसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो तीनों के तीनों वहाँ से बचकर कभी नहीं निकल पाए और जो भी म्यूटेंट उन्हें उस सर्विलेंस के थ्रू देख रहा था उसने उन्हें मार दिया होगा और वो म्यूटेंट कौन था ये हमें आज तक नहीं पता चल पाया क्योंकि इसके आगे इस मूवी का कोई पार्ट आया ही नहीं। और इसी सब के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।